हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 17/11/2023 के लिए। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं एक करके ऑप्शन। ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में किया गया था। तो पहला कथन सही है। कितने कथन सही है ढूंढना है। कर वर्ष 2019 तक ओपेक में भारत सहित कुल 13 सदस्य देश है। तो ये गलत है। 13 सदस्य देश तो जरूर है बट उसमें भारत शामिल नहीं है। ओपेक प्लस में रूस सहित 11 अतिरिक्त सहयोगी प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल है। तो तीसरा भी सही है। तो केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक। ठीक है, कर पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब एवं वेनेजुएला द्वारा किया गया था। और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो ये भी ध्यान देना है, ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पड़ता है, वियना, ऑस्ट्रिया में। कर ओपेक की सदस्यता किसी भी ऐसे देश के लिए खुली है जो तेल का बड़ा निर्यातक है और जो संगठन के आदर्शों को साझा करता है। आगे देखते हैं। इक्वाडोर ने दिसंबर 1992 में अपनी सदस्यता निलंबित कर दी तथा अक्टूबर 2007 में फिर से ओपेक में शामिल हो गया। तो ये हटना जोड़ना लगा रहता है, लेकिन 1 जनवरी 2020 से ओपेक ने अपनी सदस्यता को वापस लेने का फैसला किया। इंडोनेशिया ने जनवरी 2009 में अपनी सदस्यता निलंबित कर दिया और जनवरी 2016 में इसे पुनः सक्रिय कर दिया। लेकिन 30 नवंबर 2016 को इसने ओपेक सम्मेलन की 171वीं बैठक में एक बार फिर अपनी सदस्यता निलंबित करने का निर्णय लिया। गैबोन ने जनवरी 1995 में ओपेक से अपनी सदस्यता समाप्त कर दी। हालांकि यह जुलाई 2016 में संगठन में फिर से शामिल हो गया। कतर ने 1 जनवरी 2019 को अपनी सदस्यता समाप्त कर दी। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में संगठन में कुल 13 सदस्य देश है। तथा कथन 2 सही नहीं है। रूस सहित 11 अन्य रूस सहित अन्य 11 सहयोगी प्रमुख तेल उत्पादक देशों को शामिल करने के साथ समूह को ओपेक प्लस के रूप में जाना जाता था। कथन तीसरा सही है। तो आइए देखते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यानी संशोधन नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को कम करने के लिए दिशा निर्देशों में कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का पुनः उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। कितने कथन सही है। तो पहला तो सही है। दूसरा है दिशा निर्देश अधिशेष विस्तारित उत्पादित उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों की बिक्री और खरीद पर रोक लगाते हैं, नहीं रोक नहीं लगाते, अनुमति देते हैं, इसलिए दूसरा कथन सही है। केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 जो है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 की घोषणा की, जिसने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर निर्देशों को अधिसूचित किया है। पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को कम करने के लिए दिशा निर्देशों में कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का पुनः उपयोग अनिवार्य किया गया था। कथन 1 सही है। EPR के तहत एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के पुनः चक्रण की परिवर्तनीय विधि के साथ साथ पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री के उपयोग से प्लास्टिक की खपत में कमी आएगी और प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी। ये दिशा निर्देश अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों की बिक्री एवं खरीद की अनुमति देते हैं, वहाँ पे मना किया गया था। कथन 2 सही नहीं है। इससे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन हेतु एक बाजार तंत्र विकसित होगा। चलिए आज देखते हैं श्रेयस योजना के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। तो यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है, नहीं। चलिए इसको डिस्क्रिप्शन देखेंगे कौन सा मंत्रालय है, एक दफ़ा दिमाग से निकल गया। दूसरा है यह योजना ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करती है। फिर है यह योजना उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के लिए सालाना 1000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करती है। तो ये 2 कथन सही होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ओबीसी और ईबीसी छात्रों के लिए श्रेयस योजना सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है, ना कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कर इस योजना के 2 घटक हैं, ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप तथा अन्य पिछड़ा वर्गों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण पर ब्याज अनुदान की डॉक्टर अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, इसलिए कथन दूसरा सही है। राष्ट्रीय फेलोशिप योजना विभिन्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और वैज्ञानिक संस्थानों में उच्च शिक्षा, विशेष रूप से एम.फिल तथा पीएचडी की पढ़ाई करने वाले ओबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के लिए सालाना 1000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करती है। अतः कथन 3 सही है। थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कह रहा है थोक मूल्य सूचकांक सेवाओं के साथ साथ वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को भी दर्शाता है। तो सेवाओं की कीमतों के में परिवर्तन को ये नहीं दर्शाता है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। फिर है WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नीचे दिए गए कोटों पर सही उत्तर चुनिए। तो ये तो लग रहा है सही है, ठीक है। फिर है इसका आधार वर्ष ये है, तो यहाँ भी 2 सही होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी। तो CPI के विपरीत WPI सेवाओं की कीमतों में हुए परिवर्तन को नहीं दर्शाता है, तो कथन 1 सही नहीं है। और भारत में WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो कथन दूसरा सही है। कलर WPI का आधार वर्ष 2011-12 है, तो कथन तीसरा सही है। कर टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर रहा है, ठीक है, इसको फिर से लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं। टी ऑल अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं और एक विशेष प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिसे टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। पहला कथन सही है। कितने कथन सही है ढूंढना है। कर टी ऑल बच्चों और वयस्कों दोनों में पाया जाता है, लेकिन उम्र के साथ इसमें वृद्धि नहीं, ये घटते जाता है, तो दूसरा गलत है। कर इसकी विशेषता लिम्फोब्लास्ट नामक अपरिपक्व श्वेत रक्त कोशिकाओं की तीव्र और अनियंत्रित वृद्धि है, तो ये तीसरा भी सही है। तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखते हैं। कर टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जो एक विशेष प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं, जिन्हें टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, अतः कथन 1 सही है। कर टी ऑल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। कर टी एल बच्चों और वयस्कों दोनों में पाया जाता है, लेकिन उम्र के साथ इसमें कमी आने लगती है, अतः कथन दूसरा सही है। कर इसकी विशेषता लिम्फोब्लास्टिक नामक अपरिपक्व श्वेत रक्त कोशिकाओं की तीव्र और अनियंत्रित वृद्धि है, अतः कथन तीसरा सही है। हेडलाइन मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से रिपोर्ट किया गया कच्चा मुद्रास्फीति आंकड़ा है, जो श्रम सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है, ठीक है। पहला कथन ये सही है। रो डेटा जो है वो उसी को प्रस्तुत किया जाता है इसमें। कर इससे अत्यधिक अस्थिर आंकड़ों को हटाने के लिए समायोजित नहीं किया गया है, जिनमें वे आंकड़े भी शामिल हैं जो आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 कथन सही है। ये वस्तुओं और सेवाओं की लागत में परिवर्तन है, लेकिन इसमें खाद्य में ऊर्जा क्षेत्रों की लागत शामिल नहीं है, तो ये कोर मुद्रास्फीति का डिफिनीशन है, या उसके बारे में। इसमें हेडलाइन मुद्रास्फीति नहीं शामिल होता है, ठीक है। तो तीसरा गलती है, ये 2 सही है, तो केवल 2 सही होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा रुक जाइए, क्वेश्चन हमने लगता है गलती देखा, कितने सही नहीं है, तो केवल 1 सही था, तो केवल 2, इसलिए उसके अनुसार हुआ। चलिए आइए देखते हैं।
कह रहा हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से रिपोर्ट किया गया कच्चा मुद्रास्फीति आंकड़ा है जो श्रम सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है। कथन एक सही है। कह रहे इसे अत्यधिक अस्थिर आंकड़ों को हटाने के लिए समायोजित नहीं किया गया है, जिनमें वे आंकड़े भी शामिल हैं जो आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना बदल सकते हैं। कथन दो सही है। कह रहा यह अक्सर जीवन यापन की लागत में बदलाव से निकटता से संबंधित होता है जो बाजार के भीतर उपभोक्ताओं को उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। कह रहा है कोर मुद्रास्फीति वस्तु और सेवाओं की लागत में परिवर्तन है, लेकिन इसमें खाद्य तथा ऊर्जा लागत शामिल नहीं है। अतः कथन तीसरा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ कोर मुद्रास्फीति में ये बातें आती है, हेडलाइन मुद्रास्फीति में नहीं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो NAQS, ठीक है, शॉर्टकट में वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत अधिसूचित विभिन्न पहचाने गए प्रदूषकों के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक है। तो ये तो सही है। कितने कथन सही है? कर इसके अंतर्गत प्रदूषक तत्व PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, लीड, बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक और निकेल है। ये सब सारे प्रदूषक को इसके अंतर्गत रखा जाता है। बट वायु गुणवत्ता सूचकांक जब तैयार किया जाता है तो उसमें बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक और निकेल ये चार को छोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में बेंजीन और बेंजोपायरिन को छोड़कर सभी, तो ऊपर वाला फिर सभी आ रहा है ना, तो ये दोनों भी तो नहीं शामिल है, इसलिए तीसरा क्या हो जा रहा है? गलती हो जाएगा। तो केवल दो सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित विभिन्न पहचाने गए प्रदूषकों के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक है। कथन एक सही है। करा NAQS के तहत प्रदूषकों की सूची में क्या है? PM10, PM2.5, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर इसको बोलते हैं PM को, SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, सीसा, बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक और निकल है। ये सही है। लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक में क्या है? बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक और निकेल को छोड़कर सभी प्रदूषक शामिल होते हैं, इसलिए तीसरा गलती हो गया था। आइए देखते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग होता है। कह रहा शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश तथा बजटीय मामलों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए महासभा की 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। कह रहे महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा, ठीक है, महासभा ही होगा, यहाँ पे लिखने में गलती हो गया, दोबारा एक वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो यहाँ पे सभी तीनों आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। कथन एक सही है। कह रहा महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश तथा बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कथन दो सही है। कह प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा एक वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता था। कथन तीसरा भी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर अथवा रोबोट द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर के उन कार्यों को करने की क्षमता है जो आमतौर पर मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि इन कार्यों को करने के लिए मानव बुद्धिमत्ता एवं विवेक की आवश्यकता होती है। तो पहला कथन तो सही है। फिर है डीप लर्निंग तकनीक बड़ी मात्रा में असंरचित डेटा जैसे कि टेक्स्ट, छवि अथवा वीडियो के माध्यम से AI को ऑटोमेटिक लर्निंग के लिए सक्षम बनाती है। तो स्वतंत्र रूप से ये भी कथन सही है। ठीक है। अब है कि डीप लर्निंग तकनीक बड़ी मात्रा में असंरचित डेटा जैसे टेक्स्ट, छवि अथवा वीडियो के माध्यम से AI को ऑटोमेटिक लर्निंग के लिए सक्षम बनाती है। तो ये सही है। तो दूसरा कथन क्या कर रहा है? पहले कथन को सपोर्ट कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप अपने अनुसार क्या है हल करने की कोशिश कीजिए। मुझे ज़्यादा ये समझ में नहीं आता है, इसका आंसर पता था इसलिए बता दिया। ठीक है।
तो ये होगा ऑप्शन ए करेक्ट। कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर अथवा रोबोट द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर के उन कार्यों को करने की क्षमता है जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि इन कार्यों को करने के लिए मानव बुद्धिमत्ता एवं विवेक की आवश्यकता होती है। कथन एक सही है। कर डीप लर्निंग तकनीक बड़ी मात्रा में असंरचित डेटा जैसे टेक्स्ट, छवि अथवा वीडियो के माध्यम से एआई को ऑटोमेटिक लर्निंग के लिए सक्षम बनाती है। कथन दूसरा सही है। कर निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने वायसराय की भूमिका को समाप्त कर दिया तथा प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की, जिससे डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने वायसराय की भूमिका को समाप्त कर दिया तथा प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक जनरल की नियुक्ति की, जिसे डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो होगा ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कर इसने भारत को एक संप्रभु तथा स्वतंत्र राज्य घोषित किया। इसने भारत के विभाजन तथा दो नए डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना का आह्वान किया। इसने भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया। फिर से देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ना कर इसने भारत को एक संप्रभु तथा स्वतंत्र राज्य घोषित किया। इसने भारत के विभाजन तथा दो नए डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना का आह्वान किया। इसने भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया। फिर है इसने वायसराय की भूमिका को समाप्त कर दिया था। प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति की, जिसकी नियुक्ति डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर महामहिम यानी ब्रिटिश राजा द्वारा की जाती थी। कर नए संविधान बनने में एवं उसके लागू होने तक संविधान सभाओं को अपने अपने राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। इसलिए विकल्प ए